बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में दिसंबर मंथ में आपकी प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2022-23 के सेशन के लिए, जिसमें आपका जो पॉलिटिकल का एग्जाम है वो 23 दिसंबर 2022 को होने वाला है। तो इस दिन के एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियल एग्जाम में। ठीक है, और ये जो पेपर है इसे आप अपने बोर्ड एग्जाम के बिहाफ पे भी रेडी कर सकते हो, क्योंकि चाहे आपका प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, सिलेबस सेम रहता है और पैटर्न भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बोर्ड के एग्जाम से पहले प्री बोर्ड जो एग्जाम आपके होते हैं ये आपकी एक प्रैक्टिस है, ये एक तैयारी है आपकी। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पेपर का जो पैटर्न है वो पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे पेपर को पहली बार देख रहे होते हैं, न्यू बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक बार पेपर के पैटर्न को यहाँ पे समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो पूरे का पूरा पेपर है इसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए, टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल यहाँ पे 80 होने वाले हैं। वैसे सामान्य निर्देश में बताया नहीं गया है कि टोटल कितने सेक्शन होंगे, बट पेपर के अंदर में है 5 सेक्शन, जिसमें से ए सेक्शन रहेगा आपका जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे टोटल एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और बी सेक्शन रहेगा आपका जिसमें 13 से 18 टोटल आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, और प्रश्न संख्या 19 से लेकर 23 सी सेक्शन रहेगा आपका जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, और प्रश्न संख्या जो आपकी 24, 25, 26 है ये सेक्शन डी में आएंगे। 24 पैसेज वाला रहेगा, 25 मानचित्र और 26वां कार्टून वाला। और इसके बाद आएगा आपका ई सेक्शन, यहाँ पे 6 मार्क्स के आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मजे की बात पता है क्या है, ए बी सी डी इनमें से आपको कहीं पर भी एक भी चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, चॉइस आपको मिलेगी इन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 के 4 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है, और इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इजीली आप यहाँ से इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेल यहाँ पे एक और चीज मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है, ठीक है, इसका पार्ट 1 बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि ए बी सी एंड डी ये चारों ही सेक्शन टोटल मार्क्स कैरी करते हैं 56, इनको हम कर चुके हैं। इस वीडियो में ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका हम पार्ट नंबर ये बेसिकली आपका 2 है, जिसमें हम 6 मार्क्स के आपके इन 4 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, यानी कि 24 मार्क्स के। अब इसमें चॉइसेस भी है तो हम मान सकते हैं कि 48 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने बच्चों पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एकदम टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहां से जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करवा देते हैं, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले सेक्शन ए आया था मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन था कि खुले द्वार की नीति चाइना ने कब अपनाई, तो 1978 में अपनाई थी। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया था यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था, तो 24 दिसंबर 1979 को। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, और इस तरीके से फिर कुछ विकल्प वाले क्वेश्चन थे जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पार्ट 1 की लिंक को जरूर देखें। ओके, फिर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे वो आगे थे सेक्शन बी के, 2 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ईजी वे में अच्छे तरीके से समझाया भी था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर सी आ जाता है, एक सेकेंड, सेक्शन नंबर सी ये रहा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के, जैसे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था हर एक क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सेक्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका डी आ गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन था पैसेज बेस्ड 4 मार्क्स का, और इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, फिर आपका मैप आ गया था। अब मैप में देखिए कुछ इस तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे। मैप में टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे, मैंने 5 बताए थे, मैंने पहले बताया था 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 नहीं आएंगे। और आपको इस तरीके से टेबल दी जाएगी, इसे भरना कैसे होगा। वैसे काम करूंगा कि जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आपको इस मैप की प्रैक्टिस दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये चित्र आधारित एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा ये पिछली वीडियो का एक तरीके से रिवीजन हो गया है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने इस पैटर्न की, आज की इस सेक्शन की, सेक्शन नंबर ई। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है
कि उन आर्थिक तथा सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया था। यानी कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, इसके आर्थिक और सामाजिक कारणों को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर जहां तक है पता भी होगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी यहाँ पे हम भूमिका लिखेंगे। देखिए आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 2 या 4 लाइन की आपको एक भूमिका तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि लिखा है 25-26 जून की मध्यरात्रि को इंदिरा गांधी जी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके कई कारण थे। तो आपको ये समझ में आया कौन से राष्ट्रपति ने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने। और ये नहीं कि इंदिरा गांधी जी ने कोई लेटर भेजा, कोई आदेश वगैरह नहीं, सीधा फोन घुमाया, अच्छा अहमद जी आपातकाल लगाना है, लगा दीजिए। प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति को बात तो माननी पड़ेगी, लगा दिया आपातकाल भाई। अब कारण क्या रहे थे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारण में टोटल यहाँ पे वैसे तो आपके 6-7 हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 लिए हैं क्योंकि सामाजिक कारण भी आपके आ जाते हैं। इसमें से सबसे पहला कारण है बांग्लादेशियों की घुसपैठ। अच्छा, एक चीज आप हर एक क्वेश्चन में जरूर नोटिस कीजिएगा कि जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं एंड डार्क कर रखे हैं ब्लैक कलर से, एंड जो अंडरलाइन कर रखे हैं, इन पॉइंट को आप याद कर लो, उसके अंदर के कंटेंट को आप खुद भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, आर्थिक कारक में बांग्लादेश की घुसपैठ 1971। तो हमें पता है कि जब भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध होता है, जब बांग्लादेश बनता है 1971 में, तो उसके बाद बांग्लादेश से लगभग 80 लाख लोग भारत में प्रवास कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है। फिर आते हैं आर्थिक प्रतिबंध। इसका मतलब क्या था भाई? तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो इसकी वजह से अमेरिका ने भारत को कहा कि हम तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान की साइड ले रहा था, इसीलिए। और 1971 के इस युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। ठीक, फिर आता है महंगाई बढ़ना। तो उस समय अरब के कई देशों में युद्ध चल रहा था, खास करके खाड़ी पार के देशों में, जहाँ पे तेल वगैरह जहाँ पे उत्पादित होता था। ठीक है, तो युद्ध की वजह से क्या हुआ, तेल के जो दाम थे वो तेजी से बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से ये देखा गया कि तेल के संबंध में जो महंगाई थी वो 1973 में 23% थी। यानी कि अगर आपको 1 लीटर तेल उस समय 100 मतलब 100 रुपए का मिलता था, तो 1973 में वो मिलेगा आपको 123 का। वही अगले साल ही वो जो प्राइस है वो 130 पहुंच गया था। ठीक है, तो यानी कि महंगाई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। फिर होता कुछ यूं है, अकाल, अर्थात कि 1972 और 73 में मानसून की असफलता के कारण देश में अकाल की स्थिति आ गई। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये मानसून की असफलता, देखो हमें पता है कि भारत की जो कृषि है उसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की कृषि 75% किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। अगर मानसून नहीं आएगा, बारिश अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो कृषि भी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या हुआ, उस समय मानसून अच्छा नहीं हुआ तो खाद्यान्न की कमी हो गई। अब जब देखो देश में खाने की कमी होगी तो सिंपल सी बात है, लोग इकट्ठा करेंगे खाना और कालाबाजारी करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से उत्पादन में लगभग 8% तक की कमी आ चुकी थी। देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर होने लगी थी। और सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, कालाबाजारी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इन सभी की वजह से, इन आर्थिक कारणों की वजह से आपातकाल लगाएगा। ये बेसिकली क्या है, आर्थिक कारणों के कुछ पॉइंट्स हैं। अब बात करेंगे सामाजिक कारण की। तो सामाजिक कारण में बेसिकली कुछ आंदोलन और जो संसद मार्च हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, गुजरात आंदोलन 1974। इसमें आप रेल हड़ताल के बारे में भी लिख सकते हो, 1-2 पॉइंट और चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट 6 मार्क्स का है तो आपको टोटल 6 लिखने हैं। 4 ऑलरेडी हमने देख लिए, 2 और यहाँ पे देख लेंगे, 6 मार्क्स का हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछेगा उतना लिखिएगा। देखिए, तो होता कुछ यूं है कि जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने जहाँ पे वो पढ़ते थे, तो वहाँ पे कैंटीन के खाने, पुस्तकें, फीस और जितनी भी उनकी शिक्षण सामग्रियां होती थी, उन पर दाम और सरकारी संस्थाओं तथा नौकरियों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। सिंपल सा बात है कि 1974 में क्या होता है, गुजरात के कई छात्र होते हैं, इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ये पढ़ते थे तो वहाँ पे कैंटीन का खाना, इनकी पुस्तकें, इन पर फीस बढ़ा दी गई, अन्य जो शिक्षण सामग्री थी उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। और साथ ही इन्होंने ये देखा कि सरकारी संस्था हो चाहे नौकरी हो, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। कोई मेहनत करता है 4-5 साल तक और उसका नंबर भी नहीं आता है, कोई पैसा देके जाके रिश्वत देके लग जाता है। तो ये इन सभी की वजह से क्या हुआ,
गुजरात के छात्र बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ दिया। अब इस आंदोलन को कोई नेतृत्व करता चाहिए था, तो नेतृत्वकर्ता बने मोरारजी देसाई। और ये आंदोलन गुजरात से होते होते धीरे धीरे करके जो बिहार के लोग थे, बिहार के छात्र थे, उन्होंने भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू कर दिया। तो देखो गुजरात आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 94 में, और जो बिहार है ये 1974 मार्च में हुआ। तो गुजरात आंदोलन से प्रभावित होकर ही एक जैसी समान मांगों को लेकर बिहार के छात्रों ने भी सेम आंदोलन छेड़ दिया। अब बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने एक शर्त रखी कि ये आंदोलन सबसे पहले तो अहिंसात्मक होगा, यानी कि कोई हिंसा नहीं करेगा, और साथ ही ये राष्ट्रव्यापी होगा, यानी कि ये केवल और केवल बिहार का आंदोलन नहीं रहेगा, बल्कि ये बिहार के अलावा जो भारत के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी का आंदोलन माना जाएगा। ठीक है, तो सभी राजी हो गए और आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा। और सबसे आखिरी आता है संसद मार्च। तो मार्च 1975 में जेपी नारायण के नेतृत्व में बहुत सारे कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल भारतीय लोकदल सोशल पार्टी, ये सारी आती हैं, ये एकजुट हो जाती हैं और यहाँ एक रैली निकाली गई जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली थी। इससे कांग्रेस को यह पता चल गया कि हमारे विपक्ष में जितने भी दल हैं उनकी ताकत क्या है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस उस समय एकल वर्चस्व पे जी रही थी, यानी कि ये मान लो कि राजनीति में केवल वही राज कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब विपक्षी दल एकत्र हुए तो कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा झटका लगा कि अगर इन सभी ने हमारे खिलाफ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को फखरुद्दीन अली अहमद को फोन लगाया और कहा कि भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, आप आपातकाल ही लगा दो, और उसके बाद आपातकाल लग जाता है। ठीक है, तो ये थी कहानी आपातकाल लगाने की। अब क्वेश्चन ये उठता है, चलो आपातकाल लगा दिया, आपातकाल के दौरान गतिविधियां हुई, वो तो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा 6 मार्क्स का। आपातकाल के बाद की जो राजनीति थी ये आपको बतानी है। तो क्या थी भाई आपातकाल की राजनीति, आपातकाल के बाद की राजनीति, आइए समझते हैं। तो होता कुछ यूं है कि जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। अर्थात पहले तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने 1977 में क्या किया कि आपातकाल को समाप्त कर दिया। ठीक है, और फिर चुनाव करवाए। तो इसी संबंध में फिर 1977 में कांग्रेस की जितनी विपक्षी पार्टियां थी इन सभी ने मिलकर एक और नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता पार्टी। ठीक, कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया जो कि बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। अर्थात कांग्रेस जो थी वो फूट गई, जिसमें से एक नेता थे कांग्रेस के बाबू जगजीवन राम, इन्होंने कांग्रेस को क्या किया, उसमें से एक पार्ट निकाल दिया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये जाके बाद में इसमें मिल गया जनता पार्टी में। ठीक, जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों को मुद्दा बनाकर चुनावों को उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया। मतलब समझे आप कि जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान देश में जो भी अत्याचार हुए नागरिकों के साथ में, नेताओं के साथ में, संस्कृति के साथ में, उन सभी को एक मुद्दा बनाया और फिर चुनावों में उस मुद्दे को क्या किया, लोगों को डराया, एक तरीके से कह सकते हो, उनको समझाया कि ऐसा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीजें, और फिर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की गई। तो फिर हुआ कुछ यूं कि 1977 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में मात्र 154 सीटें मिली इस आपातकाल की वजह से। वहीं वो जनता पार्टी जिसकी अभी तक कोई मांग उतनी नहीं थी, जिसकी अभी तक पहचान उतनी नहीं थी, उसे तकरीबन और उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली, ठीक कांग्रेस के 2 गुना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस के खिलाफ में जितनी भी विरोधी पार्टियां थी। आपातकाल का प्रभाव ये देखा गया कि उत्तर भारत में बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उत्तर भारत में अधिक होने की वजह से उत्तर भारत में 1977 के चुनावों में कांग्रेस को ना के बराबर सीट मिली, या फिर ये कह लो कि सीटें नाम मात्र मिली या फिर मिली ही नहीं उत्तर भारत में, क्योंकि ज्यादातर आपातकाल की जो भी ज्यादतियां थी वो यहीं पे देखी गई। फिर धीरे धीरे करके जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं तथा चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि गठबंधन के साथ में था। तो इसीलिए क्या होता है कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं और चरण सिंह और जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व या फिर एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। मतलब समझे इसका क्या है, देखो कुछ वर्ड मैंने यहाँ पे थोड़े खतरनाक उठा दिए
कि दिशा, नेतृत्व और साझे कार्यक्रम। इसका मतलब ये था कि जनता पार्टी जो थी और इसके सहयोगी दल जो थे, इनका कोई एक पर्टिकुलर दिशा नहीं थी कि हमें आपातकाल के बाद में क्या कार्य करना है। कोई एक पर्टिकुलर नेता नहीं था, क्योंकि एक मंत्री एक को प्रधानमंत्री बनाया और 2 प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो इससे काफी दिक्कत हो रही थी। इनका कोई एक कार्यक्रम नहीं था कि हमें अपनी प्रक्रिया को कैसे अंजाम देना है, कैसे देश को संभालना है। तो ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मात्र 3 सालों के अंदर ही जनता पार्टी की ये जो सरकार थी वो गिर जाती है और फिर दोबारा से 1980 में लोकसभा के चुनाव होते हैं और फिर से 353 सीटों के साथ में कांग्रेस फिर से अस्तित्व में आ जाती है और इस तरीके से चुनावी राजनीति आपातकाल के बाद में इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो ये थी कुछ कहानी आपातकाल के बाद की राजनीति के बारे में। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा आपातकाल के आर्थिक कारण, सामाजिक कारण एंड आपातकाल की बात की राजनीति। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल रीजंस ड्यू टू व्हिच इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। तो सबसे पहले इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, तो ये टोटल 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, एंड देन इसके स्पेशल फैक्टर्स क्या हैं या फिर स्पेशल केस क्या हैं, गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट एंड पार्लियामेंट मार्च। दैट्स योर आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। तो आफ्टर इमरजेंसी पॉलिटिक्स कैसी रही थी, आइए समझते हैं। तो ये आप सभी के पॉइंट्स हैं, इन सभी को इजीली आप रीड आउट कर लीजिए। बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें हिंदी में तो समझा ही दी हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन है ये है आपका दक्षिण एशिया यानी कि चैप्टर नंबर 5 से लिया गया। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति का वर्णन कीजिए, अर्थात दक्षिण एशिया में जितने देश शामिल हैं उनकी स्थिति को आपको समझाना है तथा इनके बीच में सहयोग की दिशा में बनाए गए संगठन के उद्देश्य। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया में मुख्यतः जो देश है वो टोटल पहले 7 थे लेकिन अब 8 हो गए हैं 2007 के बाद में। ठीक है, पहले 7 कौन कौन से थे, पहला भारत था, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, ठीक है, चौथा भूटान, पांचवा मालदीव, छठा श्रीलंका और सातवां बांग्लादेश। लेकिन अब वर्तमान में 2007 में अफगानिस्तान को भी मिला लिया गया तो टोटल इसमें 8 शामिल हो जाते। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में 2007 में किस देश को शामिल किया गया, तो याद रखेंगे अफगानिस्तान को। ओके, तो ये देश हो गए। अब इन देशों की पहले हमें स्थिति बतानी है, फिर इन देशों ने आपस में सहयोग के लिए किस संगठन को बनाया था। तो पहले बात करेंगे भारत और श्रीलंका की। तो भारत और श्रीलंका अंग्रेजों से इन्होंने आजादी प्राप्त की, यानी कि उपनिवेश बने हुए थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र कायम होता है। लेकिन भारत लोकतंत्र के मामले में मजबूत हो गया, लेकिन वहीं श्रीलंका जातीय संघर्ष, श्रीलंका में आज भी जातीय संघर्ष जारी है। वो जो सिंगली मूल निवासी और तमिल मूल निवासी थे, इनके बारे में। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार भी रहती है और सैनिक सरकार भी रहती है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो सैनिक सरकार देखी गई है। लेकिन 1971 के बाद बांग्लादेश में ज्यादातर लोकतांत्रिक सरकार को देखा गया है। फिर आता है नेपाल। तो नेपाल में हुआ कुछ यूं कि नेपाल में कई सालों तक राजा का शासन रहा। तो 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र यानी कि राजा के द्वारा बनाया गया संविधान के अनुसार, ठीक है, और 2008 में पूरी तरीके से राजतंत्र को खत्म किया गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नेपाल उभर जाता है। और फिर आता है भूटान। तो 2008 से पहले वहां पे राजतंत्र रहता है, लेकिन अब वहां पे क्या है कि राजा के नेतृत्व में एक बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पे अपनाई गई। और फिर आता है मालदीव। तो 1968 तक मालदीव एक सल्तनत था, लेकिन 68 में यहाँ पे गणतंत्र से ये गणतंत्र बन गया और यहाँ पे जो चुनावी प्रणाली होती है यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाली प्रणाली, अधिशात्मक प्रणाली, वो यहाँ पे अपनाई गई। तो ये क्या दर्शाता है, ये हमें ये दर्शाता है कि दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे सैनिक शासन भी रहा है, जातीय संघर्ष भी रहा है और संवैधानिक राजतंत्र भी रहा है। अब इन देशों ने अपने बीच में सहयोग के लिए किस संगठन को बनाया, उसके उद्देश्य होता है। तो संगठन का नाम है बच्चों दक्षेस, यानी कि सार्क, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से कुछ। ठीक है, याद नहीं आ रहा वैसे मुझे। आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सार्क की फुल फॉर्म एग्जैक्ट। ठीक है, अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करें,
या फिर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिसका सही लगेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पे हार्ट दे दूंगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही आंसर दिया। चलिए, तो दक्षेक्स के यानी कि सार्क के कुछ उद्देश्य यहाँ पे पूछे गए थे। तो बेसिकली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षिण एशिया के देशों में जनता के विकास एवं जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इसका विकास किया जाता है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इसका विकास किया जाता है। जितने भी देश हैं एक साथ मिलकर ये आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये देश आपस में शांति स्थापना की व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं, साथ ही आपसी विश्वास को बढ़ाकर व्यापार बढ़ाएंगे, आपसी एकता को बढ़ाएंगे। मतलब देखो एक चीज और यहाँ पे आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ कि चाहे दक्षेश हो, ठीक है, चाहे आपका यूरोपीय यूनियन हो, ठीक है, चाहे आपका आसियान हो, ठीक है, जो भी संगठन है उसमें बेसिकली होता क्या है, ये जितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये ब्रिक्स है, कुछ भी हो, ये सेम टू सेम उद्देश्य आपको लिख देना है, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि जैसे दक्षिण एशिया है तो यहाँ पे दक्षिण एशिया को हटा के अगर ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के देशों की जनता में विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना, इनके बीच में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे ये व्यापार आसानी से कर सके, शांति व्यवस्था को बनाए रखें, मिलकर आर्थिक विकास करें। ये सेम टू सेम हर एक आपके जो संगठन है उसके उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी संगठन आ जाए उद्देश्य आपको सेम टू सेम यही लिख देना। तो आपको समझ में आ गया दक्षिण एशिया के देशों के बारे में एंड जो इन्होंने एक पॉइंट बनाया था अपने लिए संगठन उसके बाद। अब आ जाता है इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की आजादी के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिश्ते खटासपूर्ण रहे, लेकिन धीरे धीरे इसमें माधुर्य गुण आया, स्पष्ट करो। मतलब समझे, मतलब ये है कि भारत जब आजाद होता है 1947 की मध्यरात्रि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कई वजह से रिश्तों में खटास आती है, यानी कि कुछ विवाद के मुद्दे बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन मुद्दों को सुलझाने के लिए कई कार्य किए जाते हैं कि उनमें माधुर्य गुण आ जाता है रिश्तों में। तो पहले विवाद बताना है, फिर आपको अच्छा बताना है। आइए विवाद और अच्छे को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विवाद, ठीक है। तो विवाद के बारे में आप सभी को ये पॉइंट तो पता ही होंगे, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे क्या हैं। तो आजादी के दौरान जो हिंसा हुई थी, हिंदू मुस्लिम की हिंसा, इसकी वजह से दोनों देशों के एक दूसरे के बीच में अच्छी छवि नहीं रही है, ठीक है। अब जो युद्ध हुए थे अब वो युद्ध बता देंगे, जैसे कि पहला युद्ध 1948 को हुआ, दूसरा युद्ध 1965 को, तीसरा 1971 को, फिर चौथा 1999 को। इन युद्धों की वजह से क्या हुआ कि रिश्ते बहुत ज्यादा खटासपूर्ण हुए। 48 का युद्ध कश्मीर मुद्दे को हुआ था, जहाँ पे कश्मीर दो हिस्सों में बट गया, पहला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दूसरा जम्मू कश्मीर प्रांत। फिर 65 गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में कच्छ रण को लेकर मतभेद था, जिसके लिए युद्ध हो गया। तीसरा युद्ध बांग्लादेश जब नया देश बना था वो युद्ध था, और चौथा कारगिल युद्ध था, ठीक है। परमाणु हथियार, भारत ने अपना 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर लिया, तो पाकिस्तान को इसका डर लग गया। तो पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण चगताई की पहाड़ियों में किया और दोनों ही परमाणु संपन्न देश बन गए, ठीक है। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। वहीं यहाँ पे बात आती है प्रत्यारोप की। पाकिस्तान भारत से ये कहता है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के द्वारा सिंध और बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है उसको भड़का रहा है। तो भारत भी कहता है तुम भी कम नहीं हो बेटा, पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक हिंसा, भारत में आतंकवादी गतिविधि, इन सभी को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। तुम भी कम नहीं हो, ना पाकिस्तान कम है ना भारत कम है, ऐसा दोनों एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है इनके विवाद के बारे में। विवाद के बावजूद भी इन्होंने कुछ अच्छे माधुर्य गुण यानी कि कुछ अच्छे संबंधों को स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहला ये था कि 1960 में सिंधु नदी जल संधि की। भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए एक संधि की और इसे खत्म किया, लेकिन आज भी ये विवादित है। 1965 का जब युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, गुजरात जो सरकारी सीमा थी उसको लेके, तो इसके लिए ऐसा युद्ध ना हो तो इसके लिए 1966 में एक क्या कहते हैं ये समझौता कर लेते हैं, ठीक है। 1971 का जब युद्ध होता है बांग्लादेश वाला, तो इसको लेकर भी ये लोग आपस में शिमला समझौता कर लेते हैं 1972 में, जिससे कि ऐसा युद्ध अगली बार ना हो, ठीक है।
1999 में लाहौर बस सेवा की शुरुआत की जाती है अटल वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन ये ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि जब कारगिल युद्ध होता है तो उसके बाद इस बस सेवा को समाप्त कर दिया जाता है। अगर ये लाहौर बस सेवा चलती रहती तो आज भी लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए केवल किराया देना पड़ता और कुछ भी नहीं, कोई भी परमिशन, कोई भी चेकिंग वैकिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन आजकल तो भाई साहब खतरनाक सीन हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर, यानी कि जो फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट था उस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए और कुछ क्षेत्रों में निःशुल्क व्यापार करने के लिए यहाँ पे बातों को कहा था। तो सबसे आखिरी आता है क्रिकेट टीम का दौरा 2004। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जिस श्रृंखला में भारत की जो टीम थी वो पाकिस्तान खेलने के लिए जाती है और भारत की टीम पाकिस्तान में जीत भी जाती है। लेकिन ये आखिरी क्रिकेट श्रृंखला थी, इसके बाद पाकिस्तान में भारत की टीम कभी भी खेलने के लिए नहीं गई। तो ये पूरी की पूरी चीजें मैं क्या बताती हैं कि हालांकि इनके बीच में मतभेद रहे, रिश्ते खटासपूर्ण रहे, लेकिन इसमें माधुरी का गुण आया। इन्होंने अच्छे संबंध को स्थापित करने के लिए बहुत से तरीकों को अपनाया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए आपके हिंदी में क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गए दक्षिण एशिया देशों की स्थिति, दक्षिण के उद्देश्य एंड भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे और अच्छे मुद्दे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में इस तरीके से पूछेगा, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड विच आर व्यू टू कोऑपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या स्थिति है इन सब की देख लीजिए यहाँ पे। पहले तो कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया और श्रीलंका की स्थिति कैसी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव। उसके बाद फिर यहाँ पे सार के जो उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। देन यहाँ पे दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन ये था कि आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस रिलेशन विद द नाइबर कंट्री पाकिस्तान रिमेन्ड श्योर बट ग्रेजुअली इट एक्वायर्ड द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, यानी कि पहले खटासपूर्ण फिर स्वीटनेस इसमें आ जाती है, मिठास आ जाती है। कैसे आती है? ठीक, तो सबसे पहले इश्यू क्या होते हैं, किस किस चीज को लेके यहाँ पे इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज यहाँ पे जो आपके वर्ड्स हैं वो लिख देंगे एंड कुछ जो एक दो चीजें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, व्हेन उसके बाद में कुछ अच्छी क्वालिटीज थी इसकी, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। और एक पॉइंट अभी और आ जाएगा नीचे, ये वाला, ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बच्चों हमसे पूछा गया है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 3 मुख्य बदलावों को लिखिए, अर्थात 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन से मुख्य बदलाव आए थे, ये आपको बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे आपसे 2 पूछे गए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टोटल 3 बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहला आता है मंडल मुद्दा। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर मंडल मुद्दा तो बहुत पुराना है, 1978 का है, लेकिन नहीं, ये 1990 में बहुत ज्यादा चरम सीमा पे आता है, लेकिन इसकी जड़ें 1978 से उभरती है। ठीक है, तो लिखेंगे 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने एक दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसीलिए इस आयोग का, दूसरे पिछड़े आयोग का नाम पड़ जाता है मंडल आयोग। ठीक है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसीलिए इसका नाम मंडल आयोग पड़ गया। इस मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो सिफारिशें ये थी कि जितना अन्य पिछड़ा वर्ग है अर्थात ओबीसी, इसको सरकारी नौकरियों में कम से कम 20% का आरक्षण दिया जाए। साथ ही जो भूमि सुधार हैं, जमीनी संबंधी जो कानून है, वो भी जल्दी से जल्दी लागू किए जाएं, ये इसकी मांगे थी। अब 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को जब लागू करने की घोषणा की, तो ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा जो जातियां थी, उन्होंने देश में जो ये मंडल विरोधी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात की, तो देश में लोगों ने, अन्य जातियों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, आंदोलन करने शुरू कर दिए। तो इसीलिए 1990 में ये मुद्दा बहुत तेजी से, एक तरीके से कह सकते हैं कि उभर कर सामने आया। ठीक, फिर दूसरा मुद्दा था नई आर्थिक नीति का। तो 1999 में, सॉरी 9 नहीं है बेसिकली, 1991 है, 1991 में श्री वीपी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जो सरकार होती है, इन्होंने एक वित्त मंत्री थे जिसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने देश में एक नई आर्थिक नीति को लागू किया,
जिसके बाद आने वाली सभी सरकारों ने इसे जारी रखा और इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पे बताया गया था इस नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो नई आर्थिक नीति थी कब लागू की गई, तो 1991 में श्री वीपी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जो सरकार थी, इनके जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा लागू की गई और बाकी की सरकारों ने आगे भी इसे जारी रखा। तीसरा पॉइंट आता है अयोध्या विवाद का। ठीक है, तो अयोध्या विवाद के संबंध में याद रखेंगे कि 16वीं शताब्दी में मीर वाकी के द्वारा अयोध्या में बनवाई गई मस्जिद के बारे में ये कहा गया कि ये जो मस्जिद यहाँ पे बनवाई गई है ये राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी और यह मामला फिर अदालत में गया और 1940 के दशक में इस मामले को टाल दिया गया, धीरे धीरे यह चलता रहा। लेकिन जब इस मामले का ताला खुला तो इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हुआ कुछ यूं कि 6 दिसंबर 1992 में जो मामला था वो कोर्ट में और ज्यादा हाई पे पहुंच जाता है। तो कोर्ट जो है वो ये कहती है कि ये जो मस्जिद है वो वाकई में राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। तो 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया, जिसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और फिर 1993 में मुंबई में दंगे हुए। विवाद की जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन किया गया इस मुंबई दंगे के लिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें से आपको कोई दो बताने थे। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, बट इनफ जितना होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। टू द पॉइंट आंसर। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है भी नहीं। ओके, तो ये 1990 की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। अर्थात भारत में जो एक दलीय तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी पार्टियां तो थी ही यहाँ पे, लेकिन हाँ जो दलीय व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और फिर बहुदलीय शासन प्रणाली का एक युग शुरू हुआ। गठबंधन युग के संबंध में कथन को स्पष्ट करना है, यानी कि हमें गठबंधन युग को समझाना है कांग्रेस की हार के बाद। लिखेंगे इस तरीके से, गठबंधन का युग। ये आंसर आपको आपकी सपोर्ट मटेरियल में, ठीक है, आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है इसमें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से। तो हुआ कुछ यूं कि पहले तो आपको क्या करना है, एक भूमिका लिखनी है। कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया, बहुदलीय शासन प्रणाली का एक युग शुरू हो गया और अब वर्तमान यानी कि इस गठबंधन के युग में केंद्र में गठबंधन की सरकारें का निर्माण हुआ और क्षेत्रीय दल जो थे इनका महत्व बढ़ गया, यानी कि जो कोई भी एक नेशनल लेवल पर कोई बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता था, ऐसे क्षेत्रीय दल यहाँ पे एकत्र हुए। तो होता कुछ यूं है कि 1989 के चुनावों के बाद में गठबंधन युग शुरुआत होता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी थी। 1980 के चुनावों के बाद में जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दल जो थे इन्होंने मिलकर क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक दल बनाया गया, राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा ने भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन में गठबंधन सरकार बनाई। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए 1989 के चुनावों के बाद में जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया और यह राष्ट्रीय मोर्चा ने भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन में गठबंधन की सरकार बनाई 1989 और ये सरकार फिर 5 साल तक चलती है। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कौन सा, देखिए जनता पार्टी का कौन सा गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसकी सरकार रहती है 1998 से 2004 तक और इस दौरान कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004, 2009, 2009 से 2014, इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशाली गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी कांग्रेस भी आ गई। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे और फिर 2014 में बीजेपी से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आप सभी को बताया नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसने 2014 में पहली बार 30 साल बाद नेशनल लेवल पर लोकसभा के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में सफल है। अर्थात भारत की जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आज भारत के तकरीबन 21 राज्यों में पूर्ण रूप से विद्यमान है, जहां पे ये सरकार चला रही है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस अब वहां पे नहीं है। तो ये गठबंधन का युग था जिसमें कब कब कौन सी सरकार बेसिकली बनती है। अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार 13 दिन के लिए वो जो बने थे प्रधानमंत्री, वो बात भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, वेल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा दोनों के दोनों क्वेश्चन। सबसे पहले 1990 के बाद भारतीय राजनीति में मुख्य बदलाव क्या आते हैं, तो पहले आता है मंडल मुद्दा, फिर आता है नई आर्थिक नीति, और तीसरा आता है अयोध्या विवाद। और उसके बाद गठबंधन क्यों की अगर हम बात करें कांग्रेस की हार के बाद में, तो ये सभी पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे और इन सभी को आप इजीली देख। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रीफली राइट एनी टू मेजर चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1990। तो सबसे पहले मंडल इश्यू के बारे में आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। देन सेकंड जो इश्यू था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके था। अब उस पॉलिसी को लेके क्या था ये आप देख सकते हैं। देन थर्ड जो था वो अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में था, और ये पॉइंट आपको लिखने थे। ठीक है, एंड अदर आपको जो लिखना है वो इस तरीके से है, with the defeat of the Congress is dominance over India's party system ended and the era of multi-party governance began. Explain the statement regarding the era of coalition. तो era of coalition के संबंध में, गठबंधन के युग के संबंध में आप इन सभी पॉइंट को यहाँ से रीड आउट कीजिए और इजीली आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी हर एक पॉइंट को हिंदी में आपको मैंने समझा ही दिया। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये आपको आंसर बहुत पहले मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा समझेंगे कि विश्व में विगत कुछ वर्षों के दौरान पर्यावरण आंदोलन की भरमार देखी गई। कथन के संदर्भ में इसको स्पष्ट करो। सिंपल सा क्या बताना है कि बीते कई वर्षों के दौरान, कई दशकों के दौरान पर्यावरण आंदोलन बहुत ज्यादा देखे गए। पर्यावरण आंदोलन के संबंध में हमें यहाँ पे ये बताना। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर सामाजिक आंदोलन में शुमार किए जाते हैं। अर्थात आप किसी भी प्रकार का आंदोलन ले लो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जीवांत, बहुत सारी विविधताओं वाले और सबसे ज्यादा ताकतवर पर्यावरण आंदोलन माने जाते हैं। इस संबंध में सबसे पहले आंदोलन आते हैं वन आंदोलन। ठीक है, वन आंदोलन बेसिकली दक्षिणी देश, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका, भारत, यहाँ पे इन सभी को लेके इन देशों में वनों के खिलाफ, जो भी मतलब वनों को काटने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार जो भी कार्य करती है, तो उसके खिलाफ वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटाई की गति बहुत तेजी थी। फिर आता है खनिज उद्योग आंदोलन। बेसिकली खनिज उद्योग अर्थात धरती के भीतर मौजूद जो भी संसाधन है, इन सभी को बाहर निकालने के लिए ये जो खनिज उद्योग होते हैं, ये भरपूर मात्रा में रसायन, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। अब इन केमिकल्स के उपयोग की वजह से जहाँ पे ये खनन काम करते हैं, वो जमीन और जलमार्ग प्रदूषित होता तो है ही, साथ ही में आसपास के एरिया की जमीन और जलमार्ग, वायु, ये सभी भी प्रदूषित होती है, जिसकी वजह से स्थानीय वनस्पति नाश हो जाती है, और इस वजह से बहुत सारे जंगली जानवरों को, साथ ही इंसानों को वहां से विस्थापित होना पड़ता है, और ये लोग उन्हें वापस से बसने के लिए उनकी मदद भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए इनके खिलाफ आंदोलन छेड़े जाते हैं। उदाहरण है इसमें फिलीपींस का। फिलीपींस में कई समूहों ने और गठबंधनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ एक अभियान छेड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी थी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये परमाणु शक्ति बना रही थी या फिर परमाणु शक्ति की खोज कर रही थी। ठीक है, निगेटिव अपने प्रोस्पेक्टिव के लिए। ठीक, उसके बाद बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन आ जाते हैं। तो बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन इसलिए चलते हैं क्योंकि इसमें नदियों को और घाटियों को बचाने की बात कही जाती है, क्योंकि नदियां बचेंगी, गांव बचेंगे, घाटियां बचेंगी। और विश्व का सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन चलाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में। ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चला था फ्रैंकलिन नदी पर, इसके पर्वतीय वनों को बचाने के लिए। भारत में भी ऐसे एक बांध विरोधी आंदोलन चला, एक नदी हितैषी आंदोलन चला, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी बचाओ, ये आंदोलन था बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है कि बांध बचाओ आंदोलन, वन आंदोलन, खनिज आंदोलन, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो पर्यावरण आंदोलन यहाँ पे बहुत होते रहते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
अब जो इस पर दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, जहां तक मुझे लगता है हर एक बच्चे को इसका आंसर पता ही होगा। देखते हैं। तो एक भूमिका लिखेंगे सबसे पहले। तो पर्यावरण सम्मेलनों में सबसे अहम 1992 का ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ पृथ्वी सम्मेलन था। तो आपको पता चला कब हुआ, 1992 में। कहां पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 170 देश, हजारों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन और बहुत सारे बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। अब इस सम्मेलन की बात करें, इससे पहले इस सम्मेलन में यह बताया गया था कि हमने एक रिपोर्ट छापी थी इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में, कॉमन फ्यूचर है, ओवर कॉमन फ्यूचर के नाम से थी। ठीक है, यहाँ पे वैसे पूरा नहीं लिखा है, ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, यानी कि बटलैंड ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से शीर्षक बटलैंड रिपोर्ट छपी गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आर्थिक विकास का जो तौर तरीका चल रहा है ये आने वाले टाइम पे टिकाऊ साबित नहीं होगा, और जब ये पृथ्वी सम्मेलन होता है तब ये बात भी सही साबित होती है कि जो तौर तरीका आर्थिक विकास के लिए अपनाया गया है वो सही नहीं है। के बाद रियो सम्मेलन में यह देखा गया कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो है इनकी स्पष्टता सामने आई, अर्थात यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं इनके बारे में एक सिद्धांत को स्वीकार किया गया। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता थी कि जो ओजोन परत की छेद है और वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उत्तरी देशों की क्या मुख्य चिंता है कि आज जो पर्यावरण से संबंधित है उत्तरी देशों का, उत्तरी देश यानी कि जो बेसिकली अभी डेवलप हो रहे हैं, जो लोग अभी विकास कर ही रहे हैं, विकास की पथ पर है, ये उत्तरी लोगों की बात है। लेकिन जो दक्षिणी लोग थे उनकी चिंता इनसे अलग है। इनकी चिंता बेसिकली ये है कि पर्यावरण प्रबंधन आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ये ज्यादा चिंतित थे। अर्थात दक्षिणी देश जो है वो ये कहते हैं कि भाई पर्यावरण प्रबंधन और विकास के संबंध में हमें आपस में रिश्ते बनाने चाहिए, अर्थात हमें जो है अपने संबंधों को सुलझाना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो हमारे जिम्मेदारी है उसे समझना चाहिए। ठीक, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी इस संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए। अर्थात इस सम्मेलन में यह बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। जैविकता की बात कर ले, वानिकी यानी कि वनों के संबंध में, तो इसको ज्यादा यूज करने से, काटने से क्या क्या परिणाम निकलेंगे, ठीक है, पर्यावरण में क्या प्रभाव होगा। तो इसी को देखते हुए कुछ नियम बनाएंगे कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये आपको नहीं करना है, ये किसी भी हाल में नहीं करना है, इसको ब्रेक कर सकते हो। ये कुछ ऐसे नियम इस सम्मेलन के तहत सुझाए गए, और जब ये नियम सुझाए जाते हैं तो इसमें आ जाता है एजेंडा 21। बेसिकली एजेंडा 21 ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो शीर्षक नाम से ये रिपोर्ट थी इसी का एक दूसरा पार्ट है। इसमें कहा जाता है कि विकास के कुछ तौर तरीके नए बताए गए, जिसमें एक था टिकाऊ विकास, अर्थात विकास का एक ऐसा तरीका जिससे विकास भी होता रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। ये एजेंडा 21 की बात करता है। लेकिन कई आलोचक इसकी बात ये करते हैं कि एजेंडा 21 जो है ये पर्यावरण के संबंध में नहीं है, ये पर्यावरण के संबंध में नहीं है, बल्कि ये आर्थिक वृद्धि की बात करता है। जितने भी विकासशील देश हैं, विकसित देश, सभी की बात करता है जो आलोचक है। ठीक, तो ये हो गया पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे कहानी। ठीक है, तो आपको दोनों समझ में आ गए कि पर्यावरण के संबंध में जो आंदोलन होते हैं इसके बारे में, ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। अच्छा, एक बात सभी बच्चे लाइव सेशन में बताएंगे कि आपके लिए मैप एक बार आपको दोबारा से समझाया जाए, ताकि मैप आपको दोबारा से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट लगेंगे, आपको मैप समझा दिया जाए। ठीक है, आप बताइए लाइव सेशन में, तब तक मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ क्वेश्चन। The world has seen a wave of environmental movement during the last few years, explained in the context of the statement. तो सबसे पहले आप बताओगे फॉरेस्ट मूवमेंट के बारे में, इसके संबंध में, फिर मिनरल इंडस्ट्री मूवमेंट के बारे में, इसका एक यूज जो एग्जांपल है फिलीपींस का वो आ जाएगा। फिर मूवमेंट्स अगेंस्ट द बिग डैम्स, इसकी जब बात आती है तो ये आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था बेसिक अर्थ समिट के बारे में। तो अर्थ समिट के बारे में आपको आंसर कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको अर्थ समिट के बारे में लिखने हैं। ठीक, और बाकी के आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था मैप के बारे में, काफी बच्चों ने बोला कि एक बार सर दोबारा से बता दीजिए। तो देखते हैं, मैप की तरफ बढ़ते हैं एक बार, और आपको एक बार मैप दोबारा से समझा देते हैं, ताकि मैप से संबंधित क्वेश्चन है तो आप इजीली पढ़ पाओ, ठीक है, कर पाओ। देखिए बेसिकली क्या होगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ।
25 क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें एक एक मार्क्स से टोटल 4 होंगे और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन जो रहेगा जानकारी इस तरीके से रहेगी, टोटल 4 रहेंगे। देखो ध्यान से समझना, 4 रहेंगे आपके, यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं आपको एक और एक्स्ट्रा समझाने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में 4 ही आएंगे। अब ये आपको जानकारी दी जाएगी, अब इस जानकारी के संबंध में ये मैप रहेगा और इस मैप में जो जानकारी दी गई है उस आधार पे ये कुछ इस तरीके से अंकित किए हुए रहेंगे। अब इन अंकित किए हुए पॉइंट को आपको पहचानना होगा और जब आप इसे पहचानेंगे तो इस टेबल में आपको लिख के आना है, ठीक है, कि अक्षर कौन सा है, राज्य का नाम कौन सा है, इस तरह से, ठीक है। आपको मैप नहीं लगा के आना है, मैप आपको साथ में लगाना है। बस आपको क्या करना है, आपको ये जो टेबल रहेगी ये टेबल आपको अपने आंसर शीट में बनानी है और आंसर। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखोगे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि वह राज्य जहां 2002 के गोधरा नामक पर हिंसक घटना हुई, तो ये गोधरा नामक स्थान कहां पे है, गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात के लिए किस अक्षर को बताया गया है, बी को बताया गया है। तो जानकारी नंबर 1 और अक्षर क्या है हमारा, बी है, और राज्य का नाम क्या है, राज्य का नाम है गुजरात, ठीक है। जानकारी नंबर 2, वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहते थे, तो इस राज्य को यानी कि तमिलनाडु को पहले मद्रास कहते थे, यानी कि जानकारी नंबर 2 अक्षर है ई और राज्य है तमिलनाडु, ठीक। तीसरी जानकारी देखें, वह राज्य जिसकी विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, तो वह राज्य कौन सा है, यूपी है। तो यूपी को किससे मार्क किया हुआ है, डी से मार्क किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जानकारी नंबर 3 संबंधित अक्षर अंक की लेटर डी एंड स्टेट नेम यूपी, ठीक है। देन फोर्थ दिया हुआ है, वह राज्य जिससे लालडेंगा का संबंध है, बेसिकली मिजो नेशनल फ्रंट अर्थात मिजोरम। तो यहाँ पे ए को देखिए मिजोरम के संबंध में दर्शाया गया है, तो अक्षर रहेगा हमारा ए, जानकारी 4 है और आंसर रहेगा हमारा मिजोरम। आपके पेपर में चाहे आपका बोर्ड, ठीक है, देखो चाहे आपका बोर्ड हो एंड चाहे आपका प्री बोर्ड हो, सभी में आपके 4 ही पॉइंट आएंगे, 4 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 नहीं आएंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, 4 ही आएंगे, बट समझाने के लिए मैंने 5 लिए हैं, ठीक है। पांचवा है, वह राज्य जिसका विलय 1975 में 22वें राज्य के रूप में भारत में किया गया, कौन सा था वो, सिक्किम। और सिक्किम को किससे दर्शाया गया है, सिक्किम को दर्शाया गया है ए बी सी डी ई से दर्शाया गया, ठीक है। एक सेकेंड, तमिलनाडु को ई है, अच्छा डी सी, एक सेकेंड, ए बी डी, हाँ सी है बेसिकली वो। तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों। यहाँ पे ये जो आपका सिक्किम वाला पार्ट है ये बेसिकली सी है, ठीक है, ये सी पार्ट है यहाँ पे, ओके। मैप में गलत लिखा हुआ है, सी पार्ट है आपका यहाँ पे सिक्किम में। तो इस तरीके से आपको मैंने मैप भी समझा दिया। तो आई होप कि आपको मैप वाला पार्ट भी ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो का जो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन में, और थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं हर एक जगह से, ठीक है। और इस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 26 तक कंप्लीट किए थे, टोटल 56 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर को समझ लिया था, ठीक है। अगर आप सभी को बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके हाँ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि यस सर आपने जो भी समझाया वो हमको समझ आया है या नहीं आया है। तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आपके कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट के लिए, और टेलीग्राम नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।